हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन, यानी कि उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट और उनके काम करने के तरीके, दैट मीन्स उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सरल सिंपल ईजी लैंग्वेज में एक फार्मासिस्ट के द्वारा। तो आज के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं सॉल्विन के बारे में। सॉल्विन यानी कि एक टैबलेट का एग्जाम्पल है और किस कैटेगरी के लिए बिलोंग करता है, वो है आपका डीकंजेस्टेंट टैबलेट, यानी कि नेजल डीकंजेस्टेंट बोला जा सकता है। तो इसका यूज कहां करेंगे? जब आपके नाक में ब्लॉकेज हो जाए, दैट मीन्स नॉट फिजिकल ब्लॉकेज, इसमें आप सांस अच्छे से ना ले पाएं जस्ट बिकॉज ऑफ डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इनसाइड द नोस्ट्राइल, तो हम उसको फिर से ठीक करने के लिए इस सॉल्विन का यूज करते हैं। तो नेजल डीकंजेस्टेंट यानी कि डीकंजेस्टेंट दो शब्दों से बना है। पहले अगर आप ब्रेक मारो तो पहला है डी और दूसरा है कंजेस्टेंट। तो कंजेस्टेंट का मतलब क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में एक ही है, वह है आपका फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 10 mg, जो कि आप यहां से भी देख सकते हो। बाकी इसमें एक्जिपेंट को यूज किया गया है। एक्जिपेंट ऐसे एजेंट होते हैं जिनके पास खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ये इनर्ट सब्सटेंस होते हैं। ना तो ये कोई बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ना कोई दूसरा एक्शन इम्पार्ट कर सकते हैं, जस्ट न्यूट्रल होते हैं और ये आपके प्रोडक्ट के बल को ही बढ़ाने का काम करते हैं। किसी भी ड्रग की एक्सपायरी डेट उसके स्टोरेज कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सपायरी डेट तक मेरा ड्रग एक्सपायर नहीं होगा, मैं कैसे भी रखूँ उसको, कहीं भी रखूँ, तो आप गलत सोचते हैं। वो तब तक रहेगा सेल्फ लाइफ उसकी मेंटेन जब आप उसके डोजेस कंडीशन को उसके डोजेस के प्रोटेक्शन के हिसाब से, उसके स्टोरेज के हिसाब से रखोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 से 25 डिग्री के आसपास रखना है और धूप में, मॉइस्चर में नहीं रखना है। चलिए एक एक करके समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजेशन, देन वी विल गो फॉर द मीनिंग ऑफ डीकंजेशन। कंजेशन के मतलब को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये कोई हाईवे है। इस हाईवे पे आप अपने मोटरसाइकिल से कहीं पे जा रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बड़ी आसानी से स्मूथली आप और आपके जो साथ में और जा रहे होंगे मोटरसाइकिल, वो यहाँ से गुजर जाएंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये हो गया कंडीशन एग्जांपल नंबर 1। अब हम एज्यूम करते हैं एक ऐसा केस जहाँ पे आप पाओगे कि इस रास्ते पे जैसे जैसे आगे जा रहे हो वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर आकर के रुक गया है। तो ये जो पत्थर है वो कुछ इस तरीके से आपके इस पाथवे को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इसके कारण से आप जा नहीं पा रहे हो और अगर हम इसको ठीक करना चाहें तो हमको यहाँ से और यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा। जब ये दोनों तरफ से कट हो जाएगा तो इसका जो साइज़ है कम हो जाएगा, तभी हम जा पाएंगे और वही तो हमको करना है। अब यही एग्जांपल हम थोड़ा अपने नोस्ट्राइल्स के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं कि ये आपकी नेजल कैविटी है और यहाँ पे आपका ब्लड वेसल है। ठीक है, आपको डायग्राम में थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये आपका नोस्ट्राइल है और यहाँ पे प्रेजेंट ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल अभी अपनी नॉर्मल अवस्था में है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें, इस तरफ देखें तो सफिशिएंट जगह बचा हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब सफिशिएंट जगह बचा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जब आप सांस लेंगे तो वो आराम से आपके लंग्स में जा सकता है और लंग से आने वाला CO2 आराम से एक्सेल होने के लिए यहाँ से आ सकता है और इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से एलर्जी की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से ये जो आपका नोस्ट्राइल के अंदर पाने वाला जाने वाला ब्लड वेसल है वो अपना साइज इंक्रीज कर दे तो ये आपका कंडीशन नंबर 1 है। ये आप नोट करके रखो। अब ये कंडीशन नंबर 1 कन्वर्ट हो रहा है कंडीशन नंबर 2 में, तो क्या होगा, ये आपका फिर से नोस्ट्राइल है और आपका ब्लड वेसल है। एक ही हिस्सा बना है ब्लड वेसल का बनाया। अब ये ब्लड वेसल डायलेट हो गया, यानी कि फैल गया और ये इतना चौड़ा हो गया। तो बीच में जगह कितना बचा, यही वाला हिस्सा जगह बचा। इसको फिर से हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको इसको समझ में आ जाए। अब सेम कंडीशन देखो, दोनों में अंतर ये है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन जाएगा उसको बड़ा सकरा जगह मिलेगा वहाँ से गुजरने के लिए, और वैसे ही जो CO2 आएगा उसी को भी रेस्पेक्टिवली बहुत सकरा जगह मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम हुई, यानी कि आपके ब्लड वेसल में जो डायलेशन देखने को मिला, यही था आपका कंजेशन। ठीक है, दिस इज़ नॉट डीकंजेशन, दिस इज़ जस्ट कंजेशन, यानी कि प्रॉब्लम हुई। अब हमको ऐसे ड्रग की जरूरत पड़ेगी जो कंजेशन कॉज हो रहा है इसको ठीक कर दे, यानी कि पहले के जैसा लेके आए। तो कंडीशन नंबर 1 से कंडीशन नंबर 2 में आना ये कंजेशन है, और वापस से कंडीशन नंबर 2 से कंडीशन नंबर 1 पे लेके आना ये डीकंजेशन होगा। और इसी कंडीशन 2 से कंडीशन 1 को लाने वाले ड्रग जो हैं उन्हीं को बोलते हैं हम नेजल डीकंजेस्टेंट। ठीक है, और इसी का एग्जाम्पल है आपका फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एग्जाम्पल है बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट का। बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट मतलब ऐसे ड्रग जो कि बीटा रिसेप्टर के एक्टिविटी को सपोर्ट करते होंगे, उसी कैरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते होंगे। जैसा काम वो करता है वैसा काम ही करवाते होंगे, मदद करते होंगे, उन्हीं को बोलते हैं एगोनिस्ट। अब ये कैसे काम करेगा,
जैसे ही आप फिनाइलेफ्रिन लेंगे तो उसका अपना एक रिस्पेक्टिव रिसेप्टर होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप बात करो, अगर ये मान लेता हूँ मैं कि ये मेरा फिनाइलेफ्रिन है, ठीक है, ये आपका फिनाइलेफ्रिन है और ये उसका रेस्पेक्टिव रिसेप्टर है जहाँ पे वो आके जाकर के बाइंड होगा। तो जैसे ही ये जो आपका ड्रग है, कौन सा ड्रग है, फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, जैसे ही ये ड्रग अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होगा, इस तरीके से दिस इज रिसेप्टर, इनका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। दोनों जब मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये यहाँ पे आकर के बाइंड हो जाएगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स पूरा होगा, इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो है आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। क्योंकि पहले वाला नॉर्मल था, नॉर्मल से वो डायलेट हुआ तो दूसरा वाला हुआ, दूसरा वाला ही आपके लिए कंजेशन कॉज कर रहा था, यानी कि प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो इस तरफ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी और इसको छोटा कर देगी और ये छोटा होकर के आपके पहले वाले कंडीशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस ड्रग ने आपके अल्फा रिसेप्टर को सपोर्ट करके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, पतला कर दिया और रास्ता खुल गया। और अगर ये रास्ता खुल गया तो फिर से पहले के जैसे ऑक्सीजन और CO2 का अच्छे से मूवमेंट हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि इसने पैसेज को ओपन करने का काम किया और वापस से आपके जो रास्ता है इसको चौड़ा करने का काम किया। नेजल डिकंजेस्टेंट कई अलग अलग फॉर्म में आते हैं जो आपके नाक में सीधा स्प्रे किए जा सकते हैं, या तो जो अभी आप देख रहे हो सॉल्विन, जो कि एक टैबलेट के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो डोजेस फॉर्म कोई भी हो, अल्टीमेटली ड्रग की जब हम बात करते हैं तो उसके काम करने का तरीका यही होता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। कहीं कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर डिटेल से जानना चाहते हैं किसी भी ड्रग के मैकेनिज्म को, तो हमारा मेन चैनल है, पैरेंट चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे दें, तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर।